हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे लगातार बोल रहे थे कि सर इस टॉपिक पर एक जरूर से लेक्चर ले आइए। तो उसका नाम है लुई पियरे अल्थ्यूजर। ठीक है, लुई पियरे अल्थ्यूजर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अल्थ्यूजर। बार बार इससे सवाल आते हैं और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों के सामने इस पर एक लेक्चर लेकर के आया हूं। मगर उसके पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है या व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको एक छोटा सा मैसेज करना होता है, अपना नाम लिखना होता है, अपना प्लेस लिखना होता है और भेज देना होता है। व्हाट्सएप मैसेज कर देना होता है ये 7838517884 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करा देता हूं। टेलीग्राम ग्रुप का भी हिस्सा जल्दी से बन जाइए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बुक से, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी आप किसी भी थिंकर की बात करते हैं। और लगातार एल्थ्यूजर की जो किताबें हैं वो पूछी जाती हैं। सबसे पहला वर्क जो इनका रहा है वो रहा है फॉर मार्क्स। इन्होंने जो नाम दिया था वो था पोर मार्क्स। ठीक है, पोर मतलब होता है फॉर। ठीक, 1965 में रिलीज हुई थी। और आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है जो 1970 में पब्लिश हुआ था। ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस जो है इनका 1970 में और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। लेनिन एंड फिलोसॉफी एंड अदर एसेस जो है 1971 में पब्लिश हुआ है। ऐसे ऑन आइडियोलॉजी इन्होंने भी वर्क किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ऐसे ऑन आइडियोलॉजी। और जितनी भी इन्होंने किताबें लिखी ना वो सब उसी नाम के इनके कॉन्सेप्ट है। ठीक, लास्ट जो किताब है द फ्यूचर लास्ट फॉर एवर अ मेमोयर, ठीक, ये पॉस्टुमसली यानी मरण उपरांत इनके पब्लिश हुई थी। ये इनकी एक तरह से बायोग्राफी समझना चाहिए हमें। ठीक, 1992 में ये पब्लिश हुई थी। चलिए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे जो इनका है आइडियोलॉजी। और बहुत डराता है ये आप लोगों को, आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। आप कहते हैं कि सर ये समझ में ही नहीं आता कि वैचारिक राज्य उपकरण क्या होते हैं। तो नाम में ही अर्थ छिपा हुआ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या है ये शब्द आइडियोलॉजी, क्या है ये स्टेट, क्या है ये एपरेटस। इसका मतलब क्या होता है? एपरेटस मतलब होता है टूल, उपकरण। यानी राज्य को जब आप उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए, अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए, वही तो आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस है। ये कहता है कि जो स्टेट होता है, जो डोमिनेंट लोग होते हैं वो आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, विचारधारा का इस्तेमाल करते हैं, आइडिया का इस्तेमाल करते हैं, आइडिया के थ्रू आपके ऊपर राज करते हैं। तो स्टेट ने क्या किया है? आइडियोलॉजी को उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है, उसी को आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस कहते हैं। आप कहेंगे सर बस इतना ही था, हम बोलेंगे यस इतना ही था। और आप लोग आज तक उसे क्या समझ रहे थे? कोई चीज ऐसी होती है और आप लोग समझते हैं कि पता नहीं यार क्या है और हमें समझ में नहीं आ रही। बस आइडियोलॉजिकल एपरेटस यही है, आइडियोलॉजी को उपकरण के रूप में इस्तेमाल करके आपके ऊपर डोमिनेशन बनाना है, आपके ऊपर आधिपत्य बनाना है, आपके ऊपर प्रभुत्व बनाना है। उसी को अपन क्या कहते हैं? आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। उसी को अपन वैचारिक राज्य उपकरण। विचार के जरिए आपके ऊपर राज करना है, क्योंकि विचार के जरिए जब आपके ऊपर राज किया जाता है हजारों करोड़ों साल तक फिर वो बना रहता है। जैसे कास्ट सिस्टम, ब्राह्मणों को दिमाग में आया कि यार एक विचारधारा क्रिएट की जाए, जाति प्रथा, कि ब्रह्मा जी के सर से ये निकले, कंधे से ये निकले, पेट से ये निकले और निचले हिस्से से ये निकले। ये क्या थी? एक विचारधारा जो हजारों साल से चली आ रही है और अब आज भी हम उसको पूरी तरह से मान रहे हैं। एल्थ्यूजर आर्ग्यूज that society is structured by ideology. Very important point. Society is structured by ideology. समाज विचारधारा द्वारा ही संरचित है। हमारी संरचना क्या है? हमारी संरचना जाति प्रथा है।
भारत देश की संरचना जाति प्रथा है, यानी आइडियोलॉजी के द्वारा हमारी संरचना क्रिएट की गई है। आइडियोलॉजी क्या होती है? इट इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज। ये क्या है? विचारधारा क्या होती है? विश्वासों और मूल्यों की प्रणाली है ये, ठीक। और ये विचार और मूल्य क्या करते हैं? ये यथास्थिति मेंटेन करते हैं, स्टेटस को मेंटेन करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी ये वैल्यूज, ये बिलीफ हम अपने आप से अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। एक दलित हजारों साल से दलित क्यों बना हुआ है? क्योंकि वो अपने बच्चे को सिखा रहा है कि बेटा अपन दलित हैं, बेटा अपन दलित हैं, वो ऊंची जात के लोग हैं बेटा, ठीक है, उनको प्रणाम करो, पंडित जी आ गए पैर पड़ो। ये क्या है? यही तो है विचारधारा, यही तो है आइडियोलॉजी, एल्थ्यूजर कहता है। और ये कभी भी खत्म नहीं हो। ये क्या करता है? ये एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशन ऑफ पावर को बनाए रखता है। ब्राह्मण हमेशा पावरफुल बने रहेंगे, आप ब्राह्मण पे हाथ नहीं उठा सकते। ब्राह्मण की हत्या का मतलब 100 गाय की हत्या का पाप लगेगा आपके ऊपर। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी है। ब्राह्मण कौन है भाई? भगवान जी हैं, साक्षात उतर आए हैं। ये विचारधारा क्रिएट की गई है, बनाई गई है, ताकि जो शक्ति का संबंध है उसको बनाए रखा जा सके, ठीक। तो ये विचारधारा क्या करती है? यथास्थिति को बनाए रखती है, सत्ता में मौजूद सामाजिक संबंधों को पुनः उत्पन्न करती है। यानी हम अपने बच्चों को ही सिखाते रहते हैं हमेशा, ठीक। तो जैसे एजुकेशन के जरिए, जैसे रिलीजन के जरिए, मीडिया के जरिए जो है आइडियोलॉजी परपिचुएट की जाती है, ठीक। आईएसए को कौन बनाए रखता है? हमारा धर्म, हमारी शिक्षा, जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ये जो हम धर्म, जो मीडिया, ये सब जो हैं, ये विचारधारा को कायम रखने के लिए वर्क करते रहते हैं और प्रमुख वर्ग का समर्थन करते हैं। सपोर्ट डोमिनेंट क्लास, प्रमुख वर्ग का समर्थन करते हैं। बताइए, आज समझ में आ गया आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस? जल्दी से लाइक करो सेशन को, अभी आगे और भी है। लाइक करो सेशन को, सब्सक्राइब करो चैनल को जल्दी से। और जो मैंने मैसेज दिया है यहां पर, ठीक, ये मैसेज, यूट्यूब की क्लास चलती है 11 बजे, रोज अटेंड किया करो, मंडे टू फ्राइडे अटेंड करो 11 बजे। यूट्यूब पर मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। अब आ जाइए इंटरपेलेशन। इंटरपेलेशन के लिए मैंने हिंदी में बहुत सारे शब्द ढूंढे लेकिन मिला नहीं, ठीक। तो इंटरपेलेशन ही याद रख लीजिए। इंटरपेलेशन होता क्या है? जैसे दलित है, तो दलित की पहचान आइडियोलॉजी के द्वारा क्रिएट की गई और दलित ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ भैया हम दलित हैं, भैया हाँ भैया हम दलित हैं, हमको भूमि रखने का अधिकार नहीं है भैया, हाँ भैया, भैया आप राजा हो, भैया आप तो राजा हो, भैया आप तो महाराज हो, आप मार लो भैया, मार लो भैया, हाँ गलती हो गई हमसे। अरे आप खुद से स्वीकार करते हो, उसी को एल्थ्यूजर क्या कहता है? इंटरपेलेशन। एक भावना आपके अंदर डाल दी जाती है कि भैया पिछले जन्म में तुमने गलत कार्य किए हैं, भगवान तुम्हें सजा के तौर पे इस जन्म में तुम्हें यह बना करके भेज दिया, अब तुम बने रहो। समझ गए? उसको इंटरपेलेशन कहा है एल्थ्यूजर ने। एल्थ्यूजर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपेलेशन विच रिफर्स हाउ इंडिविजुअल्स आर हेल्ड। वो खुद से अपना लेता है, स्वागत करता है, हाँ भैया ठीक है भैया हम दलित, इनटू सब्जेक्टिविटी, अधीनता स्वीकार कर लेता है। बाय आइडियोलॉजिकल मैसेज, ये मैसेज चलाया गया है जानबूझ करके। एल्थ्यूजर इंटरपेलेशन की अवधारणा इन्होंने पेश की है, जो बताती है कि कैसे वैचारिक संदेश के द्वारा व्यक्ति को व्यक्तिपरकता में बदल दिया जाता है, अधीन कर दिया जाता है। समझ में आया? ये इंटरपेलेशन है, कभी समझ में नहीं आया था, आज आ गया। लाइक करो सेशन को, सब्सक्राइब करो चैनल को
He explained that ideology works by making individual see themselves as a subject. क्या करती है विचारधारा? विचारधारा व्यक्तियों को खुद सामाजिक व्यवस्था के भीतर विषय के रूप में अधीन कर देती है। समझ गए? वो समझने लग जाते हैं कि हम मौजूदा पावर संरचना में, एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर में हम नीचे हैं। समझ गए? क्लियर है? मौजूदा सत्ता संरचना में हम नीचे हैं बहुत। भैया ब्राह्मण सबसे ऊपर है, हम मान रहे हैं, इसी को हम मान रहे हैं। उन्होंने क्रिएट किया वो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस था, हमने मान लिया वो इंटरपेलेशन था। बात समझ में आ गई? अब आता है रिप्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिज्म। अब देखिए, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये सारी चीजें विचारधारा के जरिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने क्रिएट की। कैपिटलिस्ट सोसाइटी हमारे यहां ब्राह्मण कहते, इन लोगों ने क्रिएट किया, इन लोगों ने निर्माण किया, फिर इसको हम क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को दे रहे हैं वो चीज। ठीक है? तो Althusser argued that capitalism reproduced itself not only through economic means but also through ideological and cultural mechanism. इसी चीज को Althusser कहता है कि कार्ल मार्क्स ने इग्नोर कर दिया। ठीक? तो Althusser ने तर्क दिया कि पूंजीवाद ना केवल आर्थिक साधनों के माध्यम से बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक तंत्र के माध्यम से पुनरुत्पादन करता है अपने आप को। ये चीज ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने इग्नोर कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। फोर्थ कॉन्सेप्ट पे आएंगे, लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। ठीक? स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, इन्हें एल्थ्यूजर को स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट कहा जाता है, संरचनात्मक मार्क्सवाद कहा जाता है एल्थ्यूजर को, क्योंकि इन्होंने जो डीप सोशल स्ट्रक्चर थे, जो आइडियोलॉजी थी, उस पर भी ध्यान दिया है। ठीक? Althusser work contributed to the development of structural Marxism. इन्होंने ही संरचनात्मक मार्क्स को जन्म दिया है। ये कहते हैं कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर भी अपना रोल प्ले करता है। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है? आइडियोलॉजी, विचारधारा से बना हुआ है। These structures shape individuals thought and action. यही सामाजिक संरचना जो होती है इंसान के विचारों को और कार्यों को आकार देती है। वो कैसा विचार बना लेता है कि हाँ भैया ब्राह्मण तो सबसे ऊपर हैं, अंबानी अडानी तो सबसे ऊपर हैं। स्ट्रक्चर बन गया हमारा ये। इस चीज को इग्नोर किया कार्ल मार्क्स ने, विचारधारा में स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है? फिफ्थ है रीडिंग कैपिटल। रीडिंग कैपिटल भी कॉन्सेप्ट इन्हीं का है, याद कर लीजिएगा। रीडिंग कैपिटल, इन्होंने रीइंटरप्रेट किया है कैपिटलिज्म को, उसी को इन्होंने रीडिंग कैपिटल कहा है। ठीक? स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को रीडिंग कैपिटल, यानी फिर से कैपिटल का अध्ययन करना। ठीक? रीडिंग कैपिटल, इन्होंने संरचनात्मकता को जोड़ा है, संरचनात्मक पहलुओं को समझने का काम किया है कार्ल मार्क्स के साथ। जो कार्ल मार्क्स के वर्क ने इग्नोर कर दिया था, उसी को रीडिंग कैपिटल कहते हैं। एंटी ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, मानवतावाद विरोधी। आपने देखा होगा कि ह्यूमनिज्म, ये कहते हैं कि कार्ल मार्क्स एंटी ह्यूमनिस्ट थे। कार्ल मार्क्स ने ह्यूमनिज्म पे जोर ही नहीं दिया, सोचा ही नहीं ह्यूमनिज्म के बारे में। उन्होंने सिर्फ ये बोला कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है। ये कहते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज में है ये, एल्थ्यूजर कहते हैं। जो भी व्यक्ति रहेगा, आप कैपिटलिस्ट खत्म भी हो जाएगा ना, सारे प्रोलिटेरिएट मिल करके कैपिटलिस्ट को खत्म भी कर देंगे ना, तो भी मानव जाति में ये वैल्यूज हैं कि मानव जाति में फिर से वो चीज क्रिएट हो जाएगी, शक्ति संरचना क्रिएट हो जाएगी, एल्थ्यूजर कहते हैं। इसी को उन्होंने एंटी ह्यूमनिज्म कहा है। एंटी ह्यूमनिज्म इंसान के अंदर भरा हुआ है। ठीक? वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर इज रिजेक्शन ऑफ ह्यूमनिज्म।
ठीक, इन्होंने मार्क्सवाद के भीतर मानवतावाद को अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, विद इन मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म के अंदर ह्यूमैनिज्म को इग्नोर किया गया, ये कहते हैं। ठीक, ये कहते हैं ह्यूमन सब्जेक्ट और कॉन्शियसनेस को मार्क्स ने इग्नोर किया। ठीक, he proposes more structural and systematic understanding of social relations। इसके बजाय मानव विषय और चेतना के बजाय एल्थ्यूजर कहते हैं कि सामाजिक संबंधों की अधिक संरचनात्मक और प्रणालीगत समझ होनी चाहिए। ठीक, एल्थ्यूजर जो होते हैं वो मेचर मार्क्स कहे जाते हैं और डेवलप हो गए मार्क्स से। ठीक, इन्हें परिपक्व मार्क्स के रूप में जाना जाता है। ठीक, ये ह्यूमैनिटी को अनरियल मानते हैं, मानवता को अवास्तविक मानते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि भाई अगर आज कैपिटलिस्ट पे हमला कर सकते हैं प्रोलेटेरिएट और खत्म कर सकते हैं, तो आने वाले समय में भी, क्योंकि एंटी ह्यूमैनिज्म हमारे अंदर है, ये कहते हैं। ठीक, abstraction that mask conflict between antagonistic class since human rights are abstract। ये कहते हैं ह्यूमन राइट्स एब्स्ट्रैक्ट हैं, मानव अधिकार अमूर्त हैं, ये कहते हैं। ठीक, द जस्टिस एंड इक्वेलिटी दे प्रोटेक्ट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट, ये कहते हैं। ये कहते हैं जो न्याय की भावना है, जो समानता की परिभाषा है, वो भी अमूर्त है, वो भी अमूर्त है। आप मूर्त रूप से नहीं कह सकते कि क्या कहां पे समानता है, कहां पे न्याय है। ठीक, इसीलिए ये कहते हैं कि एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज भी जो है यही चीजें परमिट करती, क्योंकि अमूर्तता परमिट करती है अत्यधिक असमानताओं को। ये कहते हैं असमानता बने रहेंगे, अल्थ्यूजर कहते हैं। कहते हैं अगर प्लोरिटेरिएट का भी राज आ गया, सर्वहारा लोगों का भी राज आ गया ना, तो उसमें कुछ लोग शक्तिशाली बन जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ही एंटी ह्यूमैनिज्म है, ये कहते हैं। ये कहते हैं कि मानव अधिकार अमूर्त है, न्याय अमूर्त है, समानता अमूर्त है, आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट इज एब्स्ट्रैक्ट, जस्टिस इज एब्स्ट्रैक्ट, इक्वालिटी इज एब्स्ट्रैक्ट, एंड यू कैन नॉट डिफाइन इट इन अ फिक्स्ड वे। That's why they are abstract, that's why they promote extreme inequality। वो अमूर्त हैं, इस वजह से वो अत्यधिक असमानता को की अनुमति देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एल्थ्यूजर के सारे कॉन्सेप्ट्स थे। ठीक, आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनना है, आपको लगातार मेरे यूट्यूब चैनल को देखना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। 500 से ऊपर क्वेश्चंस हम लोग कर चुके। ठीक है, और आप कहां हैं, अगर आप पीछे रह गए हैं तो साथ में आ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाइए, 7838517884। लाइव क्लास अटेंड कीजिए यूट्यूब पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।